स्वागत है आप सभी बच्चों का एक बार फिर से दी कॉमर्स मेंटर दे सर के इस धमाकेदार यूट्यूब चैनल और कॉमर्स की इस दुनिया में। तो बच्चों आइए आज हम लोग फिर से क्या करेंगे, क्लास 11th की अकाउंटेंसी की इस जर्नी में अगले अध्याय की ओर चलेंगे बच्चों। मतलब आज के इस धमाकेदार होने वाले सेशन के माध्यम से मैं आप लोगों को फिर से लेकर के चलूंगा एक नए अध्याय की ओर, और इस चैप्टर का नाम है बच्चों थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, जिसी को हम लोग कहते हैं लेखांकन के सिद्धांत। कि किन किन सर्वमान्य सिद्धांतों या अवधारणाओं को मानते हुए ही, या किन किन मान्यताओं या अवधारणाओं को मानते हुए हम लोग लेखांकन का कार्य करते हैं बच्चों। उन्हीं मान्यताओं और उन्हीं अवधारणाओं के बारे में इस थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग के माध्यम से, या फिर कहें बच्चों लेखांकन के सिद्धांत के माध्यम से हम लोग जानेंगे बच्चों। तो आइए आज के इस होने वाले धमाकेदार या फिर कहें रोमांचक सफर के माध्यम से चलते हैं और थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग के इस चैप्टर की करते हैं शुरुआत। लेट्स बिगिन। बच्चों व्यवसाय में जो लेन देन होते हैं उनको रखने का जो इतिहास है वो बहुत ही पुराना है, और समय समय पर क्या किया जाता है, अनेक देशों के विद्वानों के द्वारा या लेखा पालकों के द्वारा बच्चों लेखांकन के क्षेत्र में अनेक प्रथाओं और क्या किया गया, परंपराओं को जन्म भी दिया गया बच्चों। और साथ ही साथ उन्होंने अपने ज्ञान प्रयोगों और अनुभवों के आधार पर विभिन्न प्रकार के लेखांकन सिद्धांतों को प्रतिपादित भी किया, लेकिन इनको कभी भी विश्वव्यापी नहीं माना गया बच्चों। यही कारण है कि हम लोगों के द्वारा व्यापारिक लेन देनों को लेखा करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, लेकिन इनमें क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। जो भी विधियों का हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं बच्चों लेखांकन कार्य को करने के लिए उनमें, है ना। और साथ ही साथ हम लोगों को बताया जाता है बच्चों कि हम लोगों के द्वारा कई ऐसे तर्क संगत विचारों का प्रयोग किया जाता है, या कई ऐसे तर्क संगत विचारों को स्वीकार कर लिया जाता है जो कि खाली तर्क संगत हैं, जिनको बिना प्रमाण के ही हम लोगों के द्वारा स्वीकार कर लिया गया, और उन्हीं आधारों पर क्या किया जाता है, आज लेखांकन का कार्य जो है बच्चों सुचारू रूप से किया जाता है। तो आइए आखिर ये जो लेखांकन की मान्यता या अवधारणा है वो क्या कहती हैं, इसके बारे में आइए जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पीछे ग्रीन बोर्ड पर बताया गया है, क्या बताया गया है सर, बताया गया है बच्चों कि भैया लेखांकन की मान्यताओं या लेखांकन की अवधारणाओं से तात्पर्य विभिन्न व्यावसायिक सौदों को लिखने हेतु व्यक्त किए गए तर्क संगत विचारों से हैं, जिन्हें बिना प्रमाण के ही स्वीकार कर लिया जाता है। क्या बताया गया बच्चों कि लेखांकन की मान्यताओं या अवधारणाओं से तात्पर्य क्या है कि आपके व्यवसाय में जितने भी व्यावसायिक लेन देने होती हैं उनको लिखने के लिए कुछ तर्क संगत विचारों का प्रयोग हम लोगों के द्वारा किया जाता है, जिनको हम लोगों ने बिना प्रमाण के ही क्या कर लिए हैं, स्वीकार कर लिए हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेखांकन की मान्यता, या फिर कहते हैं बच्चों लेखांकन की अवधारणा, जो कि कानून के द्वारा कभी भी प्रतिपादित नहीं किया गया, या लेखांकन के जो भैया प्रतिपादक हैं, जो अलग अलग देश के अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने लेखांकन के सिद्धांत प्रतिपादित किए, उनको क्या नहीं समझा गया था, विश्वव्यापी नहीं समझा गया था। ठीक उसी प्रकार से हम लोगों के द्वारा क्या किए जाते हैं, ऐसे तर्क संगत विचारों को स्वीकार कर लिए जाते हैं, जिनको कभी भी प्रमाणित नहीं किया गया है बच्चों, है ना। और कौन सी चीजें बताई गई हैं सर, तो और बताई गई हैं बच्चों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, बताई गई हैं E.L. कोल्हर जी कहते हैं अपने शब्दों में, कोई निश्चित विचार जो क्रमबद्धीकरण का कार्य करता है अवधारणा कहलाता है। क्या कहलाता है, E.A. कोल्हर जी कहते हैं बच्चों कि कोई भी लेखांकन का कार्य जो क्रमबद्धीकरण का कार्य करे, जिसको हम लोग क्या करते हैं, क्रमबद्ध तरीके से कार्य करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेखांकन की अवधारणा, या फिर कहते हैं बच्चों लेखांकन की मान्यता कहते हैं बच्चों, है ना। और क्या चीजें बताई गई हैं, और देखिए बताई गई हैं बच्चों कि भैया कहा गया कि लेखांकन की मान्यता या अवधारणाओं में व्यावसायिक लेन देनों का लेखांकन करने के लिए उन सभी स्वीकृत तथ्यों, विचारों तथा कल्पनाओं को शामिल किया जाता है जिनमें लेखांकन सिद्धांतों को प्रतिपादित करना संभव हुआ। लेखांकन की प्रमुख मान्यताओं का वर्णन निम्नानुसार है। हम उन कल्पनाओं, उन विचारों या फिर कहें उन तथ्यों को शामिल करते हैं जिनसे लेखांकन कार्यों को या लेखांकन सिद्धांतों को प्रतिपादित करना संपन्न हुआ है बच्चों, या संभव हुआ है, उन्हीं को हम लोग क्या करते हैं, लेखांकन के इस कार्य में शामिल करते हैं बच्चों, या अवधारणाओं में शामिल करते हैं बच्चों। और जो आप लोगों को क्या बताई गई कि आप लोगों को बताई गई है बच्चों कि लेखांकन की जो मान्यता है या अवधारणा है उनको
उनको निम्नानुसार बताया गया है। तो आइए देखते हैं, सर्वप्रथम हम लोगों को लेखांकन की अवधारणा या फिर कहें लेखांकन की मान्यता में किस अवधारणा के बारे में बताई गई है बच्चों बताई गई है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, बताया गया है कि लेखांकन की अस्तित्व की मान्यता या अवधारणा, क्या बताया गया है, लेखांकन की अस्तित्व की अवधारणा या फिर कहें बच्चों मान्यता, जिसमें आप लोगों को बताया गया या समझाया गया है बच्चों कि भैया व्यवसाय का अस्तित्व उसके स्वामी से पृथक एवं स्वतंत्र होता है। लेखांकन में व्यवसाय के स्वामी द्वारा व्यवसाय के साथ किए गए लेन देन जो होंगे ठीक उसी प्रकार से माने जाएंगे जैसे बाहरी व्यक्ति ने किए हों। क्या बताया गया बच्चों कि व्यवसाय के जो स्वामी का अस्तित्व होता है या व्यवसाय का जो अस्तित्व होता है वो स्वामी से क्या होता है, व्यवसाय के अलग होता है या स्वतंत्र होता है। एक प्रकार से देखा जाए तो बताया गया उसके तात्पर्य होता है कि व्यवसाय का स्वामी जो होगा वो अलग होगा और व्यवसाय का जो अस्तित्व होगा वो अलग होने वाला है, और व्यवसाय का जो अस्तित्व होता है वो क्या होता है, एक प्रकार से स्वतंत्र होता है बच्चों, आप लोगों को बताया गया है ना। और व्यवसाय के स्वामी के द्वारा व्यवसाय में जो भी लेन देन किए जाते हैं उन लेन देनों को ठीक उसी प्रकार के लेन देन माने जाएंगे बच्चों जैसे कि किसी बाहरी व्यक्ति ने किए हों, है ना। जैसे कि मान के चलिए, अगर आप दुकानदार हैं, आप कौन है, एक दुकानदार हैं, एक व्यापारी हैं बच्चों, और मैं आप लोगों के पास जाकर के कुछ अपनी आवश्यकताओं के लिए क्या करता हूं, कुछ सामान परचेज करता हूं या कुछ सामान खरीदता हूं, है ना। तो उस परिस्थिति में देखिए, आप क्या हो, व्यापारी हो, और मैं क्या हूं, एक ग्राहक हूं आपके लिए। तो मैं ग्राहक आपके पास से कुछ वस्तुएं खरीद रहा हूं, तो अगर आप अपने व्यवसाय के लिए कुछ लेन देन करते हो तो वो भी लेन देन जो होंगे वो ठीक उसी प्रकार से होंगे जैसा कि आपके और मेरे बीच में हो रहे हैं। जैसे कि आप एक व्यापारी हो और मैं एक ग्राहक हूं, एक व्यापारी और ग्राहक के बीच में जैसा लेन देन हो रहा है ना, ठीक उसी प्रकार से व्यवसाय के स्वामी और व्यवसाय के बीच में किए गए लेन देनों को लिखा जाता है बच्चों, है ना। और क्या चीजें बताई गई हैं सर, और बताई गई हैं बच्चों कि भैया कहा गया ना कि यही कारण है कि व्यवसाय के स्वामी के द्वारा लगाया गया व्यवसाय में जो धन होता है व्यवसाय का दायित्व माना जाता है। तो व्यवसाय के स्वामी द्वारा समय समय पर व्यवसाय से निकाले गए धन का हिसाब रखा जाता है। व्यवसाय के स्वामी के लेन देनों को लिखने के लिए पूंजी खाता खोला जाता है। क्या बताया गया बच्चों कि व्यवसाय का जो स्वामी होता है ना, उनके द्वारा जो भी धन अपने व्यापार में लगाया जाता है उनको व्यवसाय का क्या माना जाता है, दायित्व माना जाता है बच्चों। सपोज कीजिए आप व्यवसाय के स्वामी हैं और आपके द्वारा आपके व्यवसाय में क्या किया गया है, धन लगाए गए हैं और धन कमाने के उद्देश्य से, व्यापार करने के उद्देश्य से, परंतु आपके द्वारा जो भी धन लगाए जाते हैं आपके व्यवसाय में बच्चों, वो आपके व्यवसाय का क्या कहलाएगा, दायित्व कहलाएगा बच्चों। और साथ ही साथ बताया गया बच्चों कि भैया आप लोगों ने देखा क्या बताया गया था कि यही कारण है कि व्यवसाय के स्वामी के द्वारा समय समय पर व्यवसाय से निकाले गए धन का हिसाब रखने के लिए क्या किया जाता है, व्यवसाय के या व्यवसाय में स्वामी के लिए पूंजी खाते तैयार किए जाते हैं। व्यवसाय के स्वामी के द्वारा जो भी लेन देन की जाती हैं, जो भी व्यवहार किए जाते हैं, उनका लेखा करने के लिए क्या किया जाता है, व्यवसाय में पूंजी खाते तैयार किए जाते हैं या पूंजी खाते का निर्माण किया जाता है बच्चों। और कौन सी चीजें बताई गई सर, और बताई गई हैं बच्चों आप लोगों को भैया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, अतः स्वामी के लेन देनों को लिखने के लिए पूंजी खाता खोला जाता है। और साथ ही साथ बताया गया कि पृथक व्यवसाय का अस्तित्व की अवधारणा सभी प्रकार के व्यवसाय में विद्यमान है। क्या बताया गया कि जो व्यवसाय का अस्तित्व की अवधारणा है बच्चों, वो सभी प्रकार के व्यवसायों में विद्यमान होती हैं, चाहे वह व्यवसाय जो है वह एकांकी व्यापार हो या साझेदारी व्यवसाय हो या फिर बच्चों कहें कंपनी व्यापार हो। लेखांकन की इस अवधारणा से व्यापार की लाभ हानि अथवा क्या किया जा सकता है, आर्थिक स्थिति का आकलन संभव हुआ है बच्चों। जितने भी आपके प्रकार के व्यवसाय होंगे उन सभी व्यवसायों में अस्तित्व की अवधारणा जो होगी वो लागू होती है या विद्यमान होती हैं बच्चों। जैसा कि आप लोगों को एग्जाम्पल के रूप में बताया गया, एकांकी व्यापार, साझेदारी व्यापार या फिर कहें बच्चों कंपनी, है ना। और क्या कहा गया कि इस अवधारणा में क्या कहा गया बच्चों कि भैया इस अवधारणा से लेखांकन की लाभ हानि अथवा आर्थिक स्थिति का आकलन संभव हुआ है। इस अवधारणा से क्या होता है कि आपके व्यवसाय की जो भी या कहें बच्चों व्यवसाय से रिलेटेड जो भी लाभ हानि होंगे या आर्थिक स्थिति जितनी भी होंगी उनका सही आकलन आप कर पाओगे इस अवधारणा के माध्यम से बच्चों। किस अवधारणा के माध्यम से, व्यवसाय के अस्तित्व की अवधारणा या मान्यता के माध्यम से बच्चों,
है ना। और कौन सी अवधारणाएं बताई गई हैं सर? तो और अवधारणाएं बताई गई हैं बच्चों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, बताया गया है ना कि भैया क्या कहा गया, मुद्रा मापन की मान्यता या अवधारणा। क्या कहा गया है? मुद्रा मापन की मान्यता या फिर कहें अवधारणा आपको बताई गई है बच्चों। सपोज कीजिए आप जो भी व्यावसायिक लेन देन करते हैं वो मुद्रा के रूप में व्यक्त किए जाते हैं, उन्हीं लेन देनों को हम क्या करते हैं, मुद्रा मापन या फिर कहें मुद्रा मापन मान्यता या अवधारणा में शामिल करते हैं। जैसा कि आप लोगों को यहां पास क्या चीजें बताई गई हैं बच्चों कि भैया लेखांकन सामग्री में उन्हीं क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनका प्रतिफल मुद्रा में पाया जाता है। क्या बोला गया? जैसा कि मैंने आपको कहा कि व्यावसायिक लेन देनों में या व्यावसायिक जो व्यापारिक लेन देन होती हैं, सौदे होती हैं, उनमें किसको शामिल किया जाता है? मुद्रा मापन की अवधारणा बताया गया, मतलब मुद्रा से रिलेटेड जो भी व्यवहार होंगे उन्हीं को शामिल किया जाएगा, है ना, जैसा कि आप लोगों को बताया गया। और कौन सी चीजें बताई गई सर? और बताई गई हैं बच्चों कि ऐसा प्रतिफल जिनका मापन मुद्रा में संभव नहीं है लेखांकन की दृष्टि से अनुपयोगी है। क्या बताया गया है? जिनका मापन यदि मुद्रा में नहीं कर पा रहे हो आप, उनको आप लेखांकन के दृष्टि से अनुपयोगी ही समझोगे। क्या होगा? लेखांकन के दृष्टिकोण से अनुपयोगी ही माना जाएगा जो भी आप व्यवहार कर रहे हो उसको मुद्रा के रूप में यदि मापा नहीं जा सकता। जैसे कि आपको बताया गया उत्पादन की नीति। अब उत्पादन की नीति आपके द्वारा तैयार की जा रही है, तो क्या हम लोग उसको मुद्रा के रूप में व्यक्त कर सकते हैं क्या, या मुद्रा के रूप में मापन कर सकते हैं क्या उसका? नहीं ना। तो उसको हम लोग क्या नहीं कर सकते भैया, लेखांकन के लिए अनुपयोगी ही मानेंगे, लेखांकन में उसको हम लोग शामिल नहीं कर सकते बच्चों। जब आपके द्वारा क्या किए जा रहे हैं, उत्पादन के लिए नीतियां तैयार किए जा रहे हैं, है ना, या नियोजन तैयार किए जा रहे हैं, योजनाएं बनाई जा रही हैं, तो उसको हम लोग भला कैसे मुद्रा मापन में भैया सम्मिलित कर लें, क्योंकि उसको तो हम लोग मुद्रा के रूप में व्यक्त ही नहीं कर सकते या मुद्रा के रूप में मापा ही नहीं जा सकता, है ना। और कौन सी चीजें बताई गई सर? और जैसा कि आप लोगों को बताया गया बच्चों कि जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे, बताया गया ना कि माल किसका अच्छा है आदि तथ्यों को मुद्रा के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, अतः ये बातें लेखांकन के लिए या लेखांकन की दृष्टिकोण से अनुपयोगी हैं बच्चों। अब देखिए माल किसका अच्छा है ना, या जो भी हम लोग माल खरीद रहे हैं अपने व्यवसाय के लिए, उसकी क्वालिटी की बात कही गई, गुण की बात कही गई। अब हम लोग देख पा रहे हैं क्या कि गुण को हम मुद्रा के रूप में माप सकते हैं? नहीं ना। किसी भी प्रकार के किसी व्यक्ति के अंदर गुण पाए जाते हैं या किसी भी प्रकार का गुण आप वस्तुओं में देखते हैं, तो उस गुण को हम लोग मुद्रा के रूप में कभी भी माप नहीं सकते बच्चों। तो इन जो आपके पास एग्जाम्पल रखे गए थे, ये जो दो एग्जाम्पल मैंने बताए, उत्पादन की नीति और क्या बताएं आपके माल की क्वालिटी, तो इसको क्या हम लोग मुद्रा के रूप में व्यक्त कर सकते हैं क्या? नहीं। जिनको हम मुद्रा के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते वो लेखांकन के लिए क्या होंगे? अनुपयोगी होंगे बच्चों, है ना। और कौन सी चीजें बताई गई सर? और बताई गई हैं बच्चों आप लोगों को, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मुद्रा मापन की अवधारणा यह स्पष्ट करती है कि मुद्रा ही एक ऐसा मापदंड है जिसमें हम व्यवसाय में खरीदी गई वस्तुओं, संपत्ति, व्यवसाय के देनदारों, लेनदारों, समय समय पर प्राप्त होने वाले आय व्यय व किए जाने वाले व्ययों का योग लगा सकते हैं। क्या चीजें बताई गई हैं कि भैया मुद्रा मापन ही एक ऐसा मापदंड होता है जिसके माध्यम से हम लोग अपने व्यवसाय में जो भी वस्तुएं हम खरीदते हैं, है ना, या जो भी संपत्ति हमारे व्यवसाय में है, उनका मापन हम लोग क्या कर सकते हैं? एक निश्चित समय अवधि में कर सकते हैं मुद्रा के रूप में बच्चों। कितनी आय हो रही है, कितने हमारे व्यवसाय से खर्चे हो रहे हैं, इन सभी का योग आप कैसे लगा सकते हो? मुद्रा मापन के थ्रू ही लगा सकते हो, है ना। और कौन कौन सी चीजें बताई गई सर? और बताई गई बच्चों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, तथा व्यवसाय के संपूर्ण हिसाब को सर्वसाधारण के समझ के अनुसार रख सकते हैं। क्या बताया गया है? व्यवसाय के संपूर्ण हिसाब को सर्वसाधारण के समझ के अनुसार हम लोग रख सकते हैं। जितने भी आपके व्यवसाय में लेन देने होती हैं उनका हिसाब आप रख सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं रख सकते, है ना। आप सभी का हिसाब रखिए, लेकिन जो मुद्रा के रूप में है उन्हीं का हिसाब आप लोग पहले करते हो बच्चों, क्योंकि जो मुद्रा के रूप में कभी व्यक्त नहीं किए जाएंगे, जैसा कि उत्पादन की नीति या फिर कहें माल की क्वालिटी या अच्छा या बुरा, माल का जो गुण है उसको हम लोग क्या नहीं कर सकते? मुद्रा मापन में शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये लेखांकन के दृष्टिकोण से या लेखाकर्म के दृष्टिकोण से बच्चों अनुपयोगी माना जाएगा।
है ना। और कौन कौन से आपकी मान्यताएं या अवधारणाएं सर, तो और देखिए और कौन सी मान्यताएं आप लोगों को बताई गई, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे आप लोगों को बताया गया है बच्चों कि भैया चालू व्यवसाय की मान्यता या अवधारणा क्या बताया गया है, चालू व्यवसाय की मान्यता या फिर कहें बच्चों अवधारणा, जो भी व्यवसाय का संचालन अभी भैया वर्तमान समय में है उस व्यवसाय की मान्यता या अवधारणा के बारे में आप लोगों को बताई गई है बच्चों। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन सी चीजें हम लोगों को सुनने को मिलेंगी या जानने को मिलेंगी या फिर कहें बच्चों सीखने को मिलेंगी, है ना। तो यहां पर जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे आप लोगों को बताया गया है बच्चों कि भैया कहा गया है ना कि लेखा पुस्तकों में व्यवहारों का लेखा इस आधार पर किया जाता है कि व्यापार लंबे समय तक चलता रहेगा और बंद नहीं होगा। किस आधार पर लेखांकन में या लेखा कर्म में आपके व्यवहारों का लेखा किया जाता है कि आपका भैया व्यवसाय जो है वो लंबे समय तक चलेगा और कब बंद होगा, इसके आधार पर ही आप लेखांकन का कार्य करते हो या लेखा कर्म में लेखा का कार्य करते हो, लिखने का कार्य करते हो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को यहां पास बताया गया है ना। और कौन सी चीजें बताई गई हैं सर, और बताई गई हैं बच्चों जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, बताया गया है ना कि भैया दीर्घकालीन व्यापार अल्पकालीन या फिर अस्थायी व्यापार की अपेक्षा अच्छा माना जाता है। इसके कारण निम्न है, क्या बताया गया है कि जो आप लोगों का दीर्घकालीन व्यवसाय होता है, कौन सा व्यवसाय सर, दीर्घकालीन व्यवसाय। दीर्घकालीन व्यवसाय से तात्पर्य होता है बच्चों जो लंबे समय तक आपका व्यवसाय चलता है ना, उस व्यवसाय को हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घकालीन व्यवसाय कहते हैं। वो किसकी तुलना में अच्छा होता है, आपके अल्पकालीन या अस्थायी व्यापार की तुलना में अच्छा माना जाता है बच्चों। और इनके आप लोगों को निम्न कारण भी बताए गए हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे आप लोगों को बताया गया बच्चों कि भैया दीर्घकालीन व्यापार में विनियोजक धन लगाने के लिए आतुर रहता है। क्या बताया गया है, पहला जो है दीर्घकालीन व्यवसाय में आपके जो विनियोजक होंगे, आपके व्यापार में अपना पैसा निवेश करने वाले जो व्यक्ति होंगे वो आपके व्यापार में भैया पैसा निवेश करने के लिए या धन लगाने के लिए आतुर रहते हैं, उतावलेपन होते हैं उनके अंदर, है ना, या उतावला हो जाते हैं बच्चों वो जो आपके नियोजक होते हैं, जिन्हीं को हम लोग कहते हैं निवेशक या विनियोजक कहते हैं बच्चों, है ना। अगर आपका व्यवसाय जो है वो दीर्घकालीन है, कितना है, दीर्घकालीन व्यवसाय है बच्चों, आपका जो व्यवसाय है तो उनमें कोई भी नियोजक होंगे या विनियोजक होंगे वो अपना धन लगाने के लिए आतुर ही रहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आपका व्यवसाय भले ही आज क्या है लॉस में चल रहे हैं लेकिन भविष्य में वो आपको क्या देगा, डिविडेंड देगा, प्रॉफिट देगा बच्चों। इसीलिए दीर्घकालीन व्यवसायों में क्या किया जाता है, ज्यादातर निवेशक के द्वारा अपना धन लगाया जाता है डिविडेंड प्राप्त करने के लिए या कहें बच्चों प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए, गेन करने के लिए बच्चों, है ना। और कौन कौन सी चीजें बताई गई सर, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे बच्चों और बताया गया है आप लोगों को व्यापार के माल और संपत्ति तथा हिसाब किताब के मूल्य के बारे में अनुमान नहीं लगाता। आपका जो ये दीर्घकालीन व्यवसाय है बच्चों वो किसका अनुमान नहीं लगाता, आपके व्यवसाय में जो भी माल रखी गई है उनका सही अनुमान अभी नहीं लगाया जाता है, क्योंकि ये दीर्घकालीन व्यवसाय है ना, वो भैया लंबे समय तक चलने वाला व्यवसाय है, तो उसमें आप माल के सही मूल्य का निर्धारण नहीं करते हो या अनुमान नहीं लगाते हो बच्चों। और कौन कौन सी चीजें बताई गई सर, और बताई गई हैं बच्चों आप लोगों को कि भैया संपत्ति पर घिसावट उसके संभाविक अवधि के आधार पर लगाई जाती है, न कि बाजार मूल्य पर लगाई जाती है। यही कारण है जब वर्ष समाप्त होता है और अंतिम खाते बनाए जाते हैं तब अदत्त एवं पूर्वदत्त व्ययों का लेखा किया जाता है, क्योंकि लेखापाल यह जानता है कि व्यवसाय भविष्य में चालू रहेगा और ये समायोजन आगे आने वाले वित्तीय वर्ष में समायोजित होंगे। क्या बताया गया है, जो भी आपके व्यवसाय की संपत्ति है उसकी घिसावट। अब घिसावट कैसे होती है, सपोज कीजिए बच्चों जैसे कि आप लोगों को बताया गया ना कि व्यवसाय की संपत्ति का घिसावट संभाविक अवधि के आधार पर लगाया जाता है उसके मूल्य का, है ना, न कि बाजार मूल्य पर। अब देखिए मान के चलिए आपने एक बाइक खरीदी है, क्या खरीदी है सर, आपने एक बाइक खरीदी है भैया एसपी का 125, है ना, एसपी साइन खरीदी है 125 सीसी का बच्चों, लेकिन उसकी कीमत कितनी है अभी वर्तमान समय में 1,12,000 रुपए के अराउंड है। लेकिन अगर हम लोग उसका यूज
करते हैं लगातार 3 से 4 सालों तक, जैसा कि मैंने आज बाइक खरीद ली 2026 में, अब मैं 3-4 सालों तक उसका यूज कर लेता हूं, 2030 तक मान लेता हूं, है ना, 2030 तक मैंने उस बाइक का भैया उपयोग किया, तो उस बाइक की कीमत में क्या होगी, गिरावट आ जाएगी। क्या आ जाएगी, उस बाइक की कीमत में गिरावट आ जाएगी बच्चों, क्योंकि उस बाइक को हमने क्या किए हैं, धीरे धीरे उपयोग करते रहे, निरंतर प्रयोग करते रहे, और उन्हीं प्रयोगों के कारण क्या हुआ है, उस बाइक की कीमत में क्या हो गई है, गिरावट आ गई है। इसीलिए आपको कहा गया कि संपत्ति के घिसावट की अवधि में संभावित जो मूल्य होंगे उसी को माना जाएगा, न कि आपके बाजार मूल्य को। क्योंकि देखिए 2030 में आपके एसपी साइन जो 125 सीसी का मिलने वाला है, हो सकते हैं 2030 में अभी जहां 1,12,000 रुपए में मिल रहा है वही जाकर के आप लोगों को 1,50,000 रुपए की धनराशि में मिले, तो क्या हम लोग उसको 1,50,000 रुपए की धनराशि में बेच सकते हैं क्या? नहीं, हम उसकी जो वर्तमान मूल्य है या कहें बच्चों उसके घिसावट के बाद जो मूल्य हैं उसी को हम लोग क्या करेंगे, सही मानेंगे बच्चों। और कौन सी चीजें बताई गई हैं सर? और बताई गई जैसे कि आप लोगों को बच्चों कि भैया हम लोगों को बताया गया कि अंतिम खाते बनाते वक्त या अंतिम खाते बनाए जाते हैं तब अदत्त एवं पूर्वदत्त व्ययों का लेखा किया जाता है, क्योंकि लेखापालक यह जानता है कि व्यवसाय जो होगा भविष्य में चालू रहेगा और ये समायोजन आगे आने वाले वित्तीय वर्षों में समायोजित किए जा सकते हैं। क्या किए जा सकते हैं? आने वाले वर्षों में समायोजित किए जा सकते हैं बच्चों। अब अदत्त व्यय और पूर्वदत्त व्यय का मतलब समझिए। अदत्त व्यय का तात्पर्य होता है बच्चों कि किसी व्यक्ति से आपने काम करा लिए हैं, उसके बाद आप पैसे दे रहे हो, उसका भुगतान आप कर रहे हो उसके मूल्य का, है ना। जैसे कि मान करके चलिए मेरे द्वारा क्या किया जा रहा है, किसी व्यक्ति को यहां काम पर लगाया गया आप लोगों को पढ़ाने के लिए। क्या किया गया? मेरे द्वारा एक व्यक्ति को एज अ टीचर हायर किया गया आप लोगों को पढ़ाने के लिए, और बाद में मैं उनको उनके पढ़ाए गए मूल्य का भुगतान करता हूं, या वो जो अभी आप लोगों को टीचिंग करवाएंगे उनके मूल्य का भुगतान मैं बाद में करता हूं, तो वो एक प्रकार से अदत्त व्यय कहलाएगा। और पूर्वदत्त व्यय का तात्पर्य क्या होगा? किसी व्यक्ति को मैंने हायर जब किया तो उसको पढ़ाने से पहले ही मैंने क्या कर दिया, उसको पेमेंट कर दिया एडवांस में, है ना। तो ये हो जाएगा आप लोगों का पूर्वदत्त व्यय कि मैंने पहले से ही आप लोगों को पढ़ाने के लिए खर्चे कर लिए हैं बच्चों, है ना। उम्मीद कर रहा हूं ये चीजें समझ में आ रही होंगी बच्चों। और कौन कौन सी मान्यता या अवधारणा है सर, उनको भी बता दो। और देखते हैं बच्चों, जैसा कि आप लोगों को बताया गया है ना, क्या बताया गया है? बताया गया बच्चों लेखा अवधि की मान्यता या अवधारणा। क्या बताया गया है? लेखा अवधि की मान्यता या अवधारणा की कितने अवधि के लिए आप लेखा का कार्य करते हो, कौन कौन सी अवधि के लिए। निश्चित समय अवधि क्या होने वाली है कि 1 वर्ष की समय अवधि का लेखा आप करते हो, कि 2 वर्ष की समय अवधि का, त्रैमासिक करते हो, अर्धवार्षिक करते हो, या फिर कहें बच्चों 6 माही करते हो। अर्धवार्षिक का तात्पर्य वो यही होता है 6 माही, है ना, या फिर कहें वार्षिक करते हो। इस लेखा अवधि की अवधारणा क्या कहती है, आइए जानने का प्रयास करते हैं बच्चों। बताया गया बच्चों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कहा गया सर? बताया गया ना कि व्यवसाय के भविष्य में चालू रहने की अवधारणा यह स्पष्ट करती है कि व्यवसाय जो होगी अनिश्चित काल तक चलता रहेगा। यह अवधि इतनी लंबी होती है बच्चों कि कोई भी व्यवसायी व्यवसाय की समाप्ति तक परिणामों को जानने के लिए इनकी प्रतीक्षा नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? व्यवसाय की समाप्ति तक इनकी परिणामों की जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई भी व्यक्ति प्रतीक्षा नहीं कर सकता। इतनी लंबी इसकी अवधि होती है बच्चों, जो आप लोगों की क्या है भैया, व्यवसाय होती है, दीर्घकालीन व्यवसाय होती है ना। लेकिन साथ ही साथ हम लोगों को बताया गया बच्चों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, बताया गया है ना कि व्यवसाय की समाप्ति पर ही वह लगाई गई पूंजी एवं व्यवसाय समाप्त होने के समय उपलब्ध पूंजी की तुलना कर व्यवसाय के परिणामों को जान सकता है। क्या बताया गया कि आप व्यापारी के द्वारा व्यवसाय में या व्यवसाय के संचालन की शुरुआत में ही लगाई गई पूंजी, है ना, आपने क्या किया, व्यवसाय का संचालन जब स्टार्ट किया तो उस समय आपने पूंजी लगाई थी, और व्यवसाय के समाप्ति के बाद आपके पास जितने भी उपलब्ध पूंजी हैं उनकी तुलना करके आप क्या कर सकते हो, व्यवसाय के जो भी आर्थिक स्थिति हैं या परिणाम जो हैं आप उसका क्या कर सकते हो, विवरण, जानकारी जो भी है वो प्राप्त कर सकते हो बच्चों, है ना। और कौन सी चीजें बताई गई सर? और बताई गई बच्चों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, अतः लेखांकन की एक निश्चित अवधि होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? लेखांकन करने की एक निश्चित अवधि होनी चाहिए। ये चीजें हम लोगों को बताई गई, और साथ ही साथ बताया गया बच्चों ताकि उक्त अवधि के परिणामों को प्राप्त किया जा सके तथा वित्तीय स्थिति का सही आकलन संभव हो।
और कहा गया व्यवसाय की प्रकृति एवं लेखांकन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर लेखा अवधि का निर्धारण किया जाना चाहिए बच्चों। क्या क्या की चीज़ें बताई गई सर कि लेखांकन अवधि हम लोगों के लिए निश्चित किया जाना चाहिए कि हम कितने दिनों के लिए लेखांकन अवधि बना सकते हैं, जिससे हम लोगों को परिणामों की जानकारी समय समय पर प्राप्त होती रहे और व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का आकलन जो है वो संभव हो सके बच्चों, है ना। और जैसा कि आप लोगों को बताया गया, क्या चीज़ें बताई गई सर, और बताया गया है ना कि भैया सामान्यतः यह अवधि जो होगी वो 1 वर्ष की होती है। कितने वर्ष की होती हैं? 1 वर्ष की होती है। मेलों में लगाए गए व्यवसाय या मौसमी व्यवसाय की जीवन अवधि ही उनकी लेखा अवधि कहलाती हैं बच्चों। जो भी आपके लेखा अवधि होती हैं वो कितने वर्षों की होती हैं? 1 वर्षों की होती हैं। लेकिन अगर आप क्या करते हो, मेला या फिर बच्चों कहें मौसमी व्यवसाय जो होती हैं उसकी लेखा अवधि क्या होती हैं? उसकी जीवन अवधि ही लेखा अवधि मानी जाएंगी। क्योंकि देखिए आप मेला में क्या कर रहे हो, व्यवसाय का संचालन कर रहे हो। आज यहाँ मेला है तो आपने क्या कर लिया, खमरिया में मेला लगा दिया। कल टेकारी में मेला है, कल टेकारी में मेला लगा लिया। परसों भैया आपके भानसोज में मेला है, परसों आपने भानसोज में मेला लगा लिया। तो ऐसे जो व्यवसाय होंगे या मौसमी जो व्यवसाय होंगे, जैसे कि आपके फ्रूट का ले लें, फ्रूट जो होंगे गर्मी के दिनों में आप लोगों को आम मिल जाते हैं, तो आम का व्यवसाय जब आप लोग करते हो बच्चों तो ये तो मौसमी व्यवसाय हो गया, है ना। तो इन व्यवसायों का जो भी लेखा अवधि होता है वो लेखा अवधि उनकी जीवन अवधि होती है। जब तक ये समाप्त नहीं हो जाती तब तक इसकी लेखा अवधि चलती ही रहती हैं बच्चों, है ना। तो उम्मीद कर रहा हूं बच्चों ये जो आप लोगों को मान्यताएं या अवधारणाएं बताई गई हैं किनके द्वारा भैया, लेखांकन की सर्वमान्य अवधारणाओं या फिर मान्यताओं को जो भी मैंने आप लोगों को बताया समझ में आ गई होंगी। तो आइए अब चलते हैं कि लेखांकन की महत्वपूर्ण अवधारणाएं जो हैं वो क्या क्या चीजें हम लोगों को बताती हैं बच्चों। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे बच्चों, मेरे पीछे ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ है लेखांकन की महत्वपूर्ण अवधारणा, आप लोग भी लिख लीजिए। जैसा कि पहले पॉइंट पर क्या बताया गया, पहले पॉइंट पर बताया गया बच्चों हम लोगों को लागत अवधारणा। क्या बताया गया? लागत अवधारणा, कि किसी वस्तु की लागत जो है उसकी अवधारणा को किस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं, आइए जानने का प्रयास करते हैं। आप लोगों को बताया गया बच्चों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, लागत अवधारणा जो होती है लेखांकन की, इस अवधारणा के अनुसार प्रत्येक माल अथवा संपत्ति का लेखा वास्तविक लागत पर करना चाहिए। क्या चाहिए? लेखांकन की इस अवधारणा के अनुसार बच्चों प्रत्येक माल अथवा संपत्ति का लेखा वास्तविक लागत पर करना चाहिए, भले ही उस माल की या संपत्ति की लागत मूल्य बाजार मूल्य से क्या हो, कम हो अथवा ज्यादा हो बच्चों। जैसा कि मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया था बच्चों की जो बाइक मैंने खरीद रखी थी 2026 में, उसकी कीमत 1,12,000 रुपए थी। और जब मैं उसको क्या करता हूँ, यूज करता हूँ, निरंतर उसका प्रयोग करता हूँ, उपयोग करता हूँ, तो उसके मूल्यों में क्या होती है भैया, कमी आती है ना। तो लागत लेखांकन जो है या लागत अवधारणा है वो यही कह रही है कि लागत अवधारणा जो होती है बच्चों आप लोगों को सीधे रूप में बताया गया। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि भैया क्या कहा गया था कि लेखांकन की इस अवधारणा के अनुसार प्रत्येक माल अथवा संपत्ति का लेखा वास्तविक लागत पर करना चाहिए। जो भी उसकी वास्तविक लागत है बच्चों उसी लागत पर आप लोगों को क्या करना चाहिए, आपके लेखांकन में या लेखा में क्या करना चाहिए, लागत लेखांकन के द्वारा या लागत अवधारणा के माध्यम से ही लेखा करना चाहिए बच्चों, है ना। अब मान करके चलिए, अब मेरे द्वारा उस बाइक की कीमत क्या हो गई है, जब मैंने खरीदा था 1,12,000 रुपए था, अब उसकी वास्तविक कीमत कितनी हो गई है बच्चों, उसकी वास्तविक कीमत अब हो गई है मान के चलिए 60,000 रुपए। अब 60,000 रुपए उसकी वास्तविक कीमत है तो मैं 60,000 रुपए को ही लेखा करूंगा, न कि बाजार में जो मूल्य चल रहा है अभी के डेट में 1,50,000 रुपए मान करके चलिए तो 1,50,000 रुपए का कर दूं। भले उसके मूल्य में कमी हो या वृद्धि हो, बाजार मूल्य से कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों, बल्कि आप लोगों को वास्तविक लागत का ही लेखा करने हैं आप लोगों को लेखांकन में। और यही चीजें आप लोगों को बताती हैं जो आप लोगों की लागत अवधारणा है ये बच्चों, है ना। और कौन सी अवधारणा है सर महत्वपूर्ण अवधारणाओं में और बताई गई है बच्चों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। क्या बताया गया है सर, बताया गया है बच्चों द्विपक्षीय अवधारणा। क्या बताया गया है, द्विपक्षीय अवधारणा। द्विपक्षीय अवधारणा का तात्पर्य क्या होता है सर, द्विपक्षीय अवधारणा का तात्पर्य होता है बच्चों की दो पक्षों के बीच में होने वाली अवधारणाएं या दो पक्षों के बीच में जो व्यवसायिक लेन देने होती हैं उन्हीं अवधारणा को हम लोग क्या कहते हैं या उन्हीं लेन देनों को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, द्विपक्षीय अवधारणा
अवधारणा कहते हैं। जैसा कि आप लोगों को देख पा रहे होंगे या आप लोगों को बताया गया है ना कि क्या बताया गया है सर, द्विपक्षीय अवधारणा वह अवधारणा है बच्चों जो यह स्पष्ट करती है कि प्रत्येक सौदे में दो पक्ष होते हैं जिनमें एक पक्ष नामे तथा दूसरा पक्ष जमा होता है। इस प्रकार प्रत्येक सौदे का लेखा इसी आधार पर किया जाता है। क्या चीजें बताई गई, प्रत्येक सौदे के दो पक्ष होते हैं, जैसे कि आपके एक सिक्के के दो पहलू हेड और टेल होते हैं, ठीक उसी प्रकार से जितने भी आपके व्यापारिक लेन देने होती हैं बच्चों, उन सभी व्यापारिक लेन देनों का क्या होता है, दो पक्ष होता है, एक लेने वाला तो एक देने वाला, जिसी को हम लोग बोलते हैं एक क्रेता तो दूसरा विक्रेता बच्चों, एक खरीदने वाला तो एक बेचने वाला बच्चों, है ना। तो उसी को हम लोग कहते हैं द्विपक्षीय भैया अवधारणा, जिसमें एक व्यापारिक लेन देन में दो पक्षों को शामिल किया जाता है। पहले पक्ष को हम बोलते हैं नामे, तो दूसरे पक्ष को हम लोग नाम दे देते हैं जमा का बच्चों, और इसी आधार पर क्या किया जाता है, लेखा का कार्य किया जाता है बच्चों, है ना। उम्मीद कर रहा हूं ये चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी, बहुत ही आसान शब्दों में, सरल भाषा में बच्चों। तो आइए और जानने का प्रयास करते हैं और कौन कौन सी चीजें हम लोगों को बताई गई हैं इस महत्वपूर्ण अवधारणा के माध्यम से बच्चों। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आप लोगों को बताई गई है ना, क्या बताई गई है सर, वसूली की अवधारणा। क्या बताई गई है सर, वसूली की अवधारणा आप लोगों को बताई गई है बच्चों कि आखिर वसूली की अवधारणा क्या होती है। आइए जानने का प्रयास करते हैं आप लोगों को क्या चीजें बताई गई हैं बच्चों। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आप लोगों को बताई गई है कि भैया वसूली संबंधित अवधारणा के अनुसार जिस तिथि पर माल अथवा वस्तुएं क्रेता को सुपुर्द की गई हैं, वही तिथि सौदे की तिथि मानी जाएगी। क्या चीजें बताई गई, जिस तिथि पर आप लोग क्या कर रहे हो, विक्रेता के द्वारा क्रेता को माल सुपुर्द किया जा रहे हैं, उसी तिथि को आप लोग क्या करोगे, लेखा की तिथि मानोगे बच्चों, है ना। उसी तिथि को आप क्या मानोगे, आपके लेन देन की तिथि मानोगे। ऐसा ना हो कि आपको क्या किया गया हो, 10 दिन पहले ही माल का ऑर्डर दे दिया गया हो, तो आपने 10 दिन पहले का ही क्या कर लिए भैया, तिथि तैयार कर लिए कि 10 दिन पहले मैंने माल को बिक्री कर दी थी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जिस दिन आपने क्या किया, विक्रेता को, विक्रेता के द्वारा क्रेता को माल सुपुर्द किया गया, माल को बिक्री किया गया, माल को दिया गया, पहुंचाया गया बच्चों, है ना, उसी दिन को, उसी तिथि को आप लोग क्या मानोगे भैया, वसूली की अवधारणा के तहत क्या मानोगे भैया, सौदे की तिथि मानी जाएगी, है ना। जो भी आप क्या कर रहे हो, माल सुपुर्द कर रहे हो अपने क्रेता को, उसी तिथि को आप लोग क्या मानोगे, सौदे की तिथि मानोगे बच्चों, न कि 10 दिन पहले की तिथि को, जिस दिन आप लोगों को माल का ऑर्डर मिला था, है ना। और कौन सी चीजें बताई गई सर, और बताई गई हैं बच्चों आप लोगों को, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, बताया गया है ना पूंजी अवधारणा। पूंजी अवधारणा क्या होती है सर, तो पूंजी अवधारणा भी देख लेते हैं। क्या बताया गया, इस अवधारणा के अनुसार पूंजी से संबंधित व्यवहारों का लेखा अलग से किया जाना चाहिए। क्या कहा गया, इस अवधारणा के अनुसार बच्चों पूंजी से संबंधित जितने भी व्यापारिक व्यवहार होंगे उनका लेखा अलग से किया जाना चाहिए। ये चीजें आप लोगों को बताई गई हैं। और कौन कौन सी चीजें बताई गई, और बताई गई हैं बच्चों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कहा गया, व्यवसाय के शुद्ध लाभ अथवा हानि को एकल व्यापार एवं साझेदारी फर्म के पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है, परंतु क्या किया जाता है, कंपनी की दिशा में ऐसा नहीं किया जाता है। इस अवधारणा के आधार पर व्यवसाय की लाभ अर्जन शक्ति का पता लगाया जा सकता है बच्चों। हम लोगों को क्या बताया गया कि व्यवसाय में जो लाभ अथवा हानि होती है, एकल स्वामित्व में या फिर कहें साझेदारी व्यवसाय में क्या किया जाता है, पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिए जाते हैं, लेकिन कंपनी व्यवसाय में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और साथ ही साथ आप लोगों को बताया गया कौन सी चीजें, जैसा कि आप लोगों को बताया गया बच्चों कि कहा गया ना कि इस अवधारणा के आधार पर ही व्यवसाय की लाभ अर्जन शक्ति का पता लगाया जा सकता है। इस अवधारणा के आधार पर किसका पता आप लगा सकते हो, व्यवसाय की जो भी लाभ अर्जन क्षमता है उसका पता आप लगा सकते हो बच्चों, इस अवधारणा के तहत। किस अवधारणा के तहत, तो पूंजी की अवधारणा के तहत बच्चों, है ना। उम्मीद कर रहा हूं ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो आइए और जानने का प्रयास करते हैं और कौन सी चीजें बताई गई, और बताई गई हैं बच्चों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। कौन सी चीजें सर, बताई गई है अनुरूपता की अवधारणा। क्या बताई गई है, अनुरूपता की अवधारणा, या फिर कहते हैं बच्चों मैचिंग की अवधारणा, मिलान अवधारणा जिसी को हम लोग कहते हैं बच्चों, है ना, कि इस अवधारणा
अवधारणा के अनुसार वित्तीय वर्ष के वास्तविक लाभ अथवा हानि की गणना करने के लिए चालू वर्ष के सभी आय व्यय को शामिल करना चाहिए, अर्थात चालू वर्ष के अदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित आय, अनुपार्जित आय को भी शामिल करना चाहिए, जिससे सही परिणाम आप लोगों को प्राप्त हो सके। आप लोगों को फिर से मैं बता देता हूं बच्चों, जैसा कि आप लोगों को बताया गया है अनुरूपता की अवधारणा में कि आप क्या करते हो, उन समस्त आय व्ययों या लाभ हानि को शामिल करते हो या चालू वर्ष के लाभ अथवा हानियों को शामिल करते हो, जिसमें आपके अदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित आय, अनुपार्जित व्यय इत्यादि शामिल होते हैं बच्चों, है ना, जिससे आपके व्यवसाय की जो भी आर्थिक स्थिति है उनका आप लोग क्या कर सकते हो, सही परिणाम प्राप्त कर सकते हो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को यहां पास बताई गई है ना। तो उम्मीद कर रहा हूं बच्चों आप लोगों को कि जो आपकी क्या बोलते हैं लेखांकन की मान्यता या अवधारणा है और साथ ही साथ लेखांकन की जो महत्वपूर्ण अवधारणा है बिल्कुल सरल भाषा में आसान शब्दों में समझ में आ गई होंगी। तो आइए चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर लेखांकन के आधार क्या क्या हैं। बच्चों जैसा कि आप लोगों को बताया गया है, क्या चीजें बताई गई हैं, लेखांकन का आधार किसी व्यापारिक संस्था का प्रमुख उद्देश्य लेखा अवधि के अंत में लाभ हानि ज्ञात करना होता है। लाभ हानि ज्ञात करने के दो आधार माने जाते हैं बच्चों। क्या बताया गया कि किसी भी व्यवसाय का जो भैया लाभ हानि ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, लेखा अवधि तैयार की जाती है। उनमें आप लोगों को कौन कौन सी चीजें बताई गई, जैसा कि आप लोगों को बताया गया बच्चों कि कहा गया ना कि किसी भी व्यापारिक संस्था का प्रमुख उद्देश्य लेखा अवधि के अंत में लाभ हानि ज्ञात करना होता है और लाभ हानि ज्ञात करने के लिए दो आधार तैयार किए जाते हैं। क्या किया जाता है, व्यावसायिक संस्थाएं जो होती हैं वो अपने व्यापार का लाभ हानि ज्ञात करने के लिए दो आधार प्रस्तुत करती हैं और उन्हीं आधारों पर अपने व्यवसाय का लाभ हानि का पता लगाती हैं बच्चों। जैसा कि आप लोगों को बताया गया कौन कौन से आधार, जैसा कि बताया गया बच्चों नगदी या रोकड़ आधार या फिर कहें उपार्जन आधार बच्चों। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं सबसे पहले लेखांकन की नगदी आधार के बारे में बच्चों बताया गया इसके अंतर्गत आय अथवा लाभों का लेखांकन पुस्तकों में तब तक नहीं किया जाता जब तक कि वह रोकड़ प्राप्त न हो जाए। आपके लेखांकन की नगदी अवधारणा या नगदी आधार के आधार पर जैसा कि आप लोगों को बताया गया, इसमें व्यवहारों का लेखा आप तब तक नहीं करोगे, कब तक नहीं करोगे, जब तक नहीं करोगे जब तक आपको उस लेन देन का पैसा आपको प्राप्त ना हो जाए या उसका मुद्रा आपको प्राप्त न जाए, तब तक आप उसका लेखांकन अपने लेखांकन में नहीं करने वाले हो बच्चों, है ना। उम्मीद कर रहा हूं ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। और कौन सी चीजें बताई गई हैं आइए जानने का प्रयास करते हैं। और बताया गया बच्चों जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, जब तक कि रोकड़ प्राप्त ना हो, इसी प्रकार व्ययों का लेखांकन तभी किया जाएगा जब उसका भुगतान नगदी कर दिया जाएगा। इस आधार पर लाभ आय एवं व्ययों का अंतर है। क्या कहा गया कि भैया जैसा कि आप लोगों को रोकड़ प्राप्त नहीं हो जाता तब तक आपने आय का या फिर लाभों का लेखा नहीं किया, ठीक उसी प्रकार से जब तक आप क्या नहीं कर देते, अपने द्वारा किए गए व्ययों का भुगतान नहीं कर देते, तब तक उसका लेखा आप लोग नहीं कर सकते हो बच्चों, है ना। और चीजें बताई गई हैं बच्चों जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे और बताई गई हैं साधारण रूप से संस्था को क्या प्राप्त हुआ एवं संस्था ने क्या भुगतान किया, इसे प्राप्ति भुगतान खाते की सहायता से ज्ञात किए जाते हैं। क्या बताया गया है साधारण रूप से कि संस्था ने क्या क्या चीजें प्राप्त की, क्या क्या चीजें उनको इनकम हुए आए हुए हैं और क्या क्या चीजें उन्होंने भुगतान किए हैं, उनको क्या किया जाता है प्राप्ति भुगतान खाते में लिख करके या लेखा करके ज्ञात किया जाता है कि कौन कौन सी चीजों से उनको इनकम हुए हैं और कौन कौन सी चीजों से उनको भुगतान करना पड़ा है बच्चों। और क्या चीजें बताई गई सर, और बताई गई बच्चों जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे क्या बताई गई है, यद्यपि जो पेशेवर व्यक्ति होते हैं उनके लिए नगदी आधार महत्वपूर्ण होता है। क्या होते हैं, जो पेशेवर व्यक्ति होते हैं उनके लिए क्या होता है, नगदी आधार महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि आपके वकील हो गए, इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए,
गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए बच्चों। कौन कौन सी चीज़ें बताई गई? आपके जो पेशेवर व्यक्ति होते हैं ना, उनके लिए नकदी जो व्यवहार होता है वो अधिक महत्वपूर्ण होता है, जैसे कि आप लोगों को बताया गया वकील, इंजीनियर, डॉक्टर या फिर कहें चार्टर्ड अकाउंटेंट बच्चों, वो नकदी व्यवहार को ही अत्यधिक महत्वपूर्ण समझते हैं या अत्यधिक महत्व उनको देते हैं बच्चों। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं बच्चों कि आखिर लेखांकन का जो उपार्जन आधार है वो क्या कहते हैं बच्चों। बच्चों आइए देखते हैं कि क्या चीजें बताई गई यहाँ पास बच्चों। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आप लोगों को बताया गया है कि भैया बताया गया कि इस आधार पर लेखांकन का आधार उपार्जन होता है, चाहे आपको रोकड़ प्राप्त हुई हो या फिर ना हुई हो। लेखांकन का आधार क्या होता है? उपार्जन होता है, चाहे आप रोकड़ प्राप्त कर लो या फिर आपने रोकड़ प्राप्त अभी तक नहीं की हो, आपको वो कोई मैटर नहीं करेगा बच्चों। और साथ ही साथ आपको बताया गया बच्चों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आप लोगों को बताई गई है कि भैया क्या चीजें बताई गई हैं? आय का उपार्जन ही पर्याप्त है, यहाँ पर स्पष्ट कर देना अनुचित ना होगा। क्या होगा? आय का उपार्जन ही अनुचित है या क्या है? आपका आय का उपार्जन ही पर्याप्त है, ये स्पष्ट कर देना आप लोगों के लिए अनुचित होगा बच्चों। ये उचित कभी भी नहीं होगा, है ना। और चीजें आप लोगों को बताई गई हैं बच्चों, क्या बता दी गई हैं सर? और बताई गई हैं बच्चों, अदत्त एवं पूर्वदत्त उपार्जित अनुपार्जित आय का लेखा भी पुस्तकों में किया जाता है। किसका लेखा किया जाता है? अदत्त व्यय या पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित आय या फिर कहें अनुपार्जित आय, इन सभी का लेखा आप लोगों के इस लेखा में किया जाता है बच्चों। और साथ ही साथ बताया गया बच्चों, क्या चीजें बताई गई सर? कि भैया 1956 के तहत कंपनी अधिनियम इस आधार को मान्यता प्रदान करती है एवं लेखे रखना अनिवार्य करती है। जो भी आपकी 1956 की अधिनियम बनाई गई थी उसमें ये लेखे रखना अनिवार्य आप लोगों को बताया गया है बच्चों। अच्छा बच्चों, आप लोगों के समकक्ष एक डाउट होगा, ये सर आपने अदत्त व्यय और पूर्वदत्त व्यय तो बता दिए, लेकिन उपार्जित आय और अनुपार्जित आय से क्या तात्पर्य है ना। तो उपार्जित आय और अनुपार्जित आय से तात्पर्य मैं बता दूं बच्चों, उपार्जित आय से तात्पर्य है जब आपने किसी को माल बेचे नहीं है, उससे पहले ही आपको पैसा क्या हो गया हो? मिल गया हो। आपने क्या किए हो? आपने किसी को माल बेचे नहीं है, आपको बस ऑर्डर मिला था और आपको पैसे मिल गए हो, ये उपार्जित आय हो गया। अनुपार्जित आय क्या होगा? आपने माल का भुगतान कर दिया लेकिन आपको पैसा मिला नहीं है, और वो जो मिलने वाला पैसा है वही आप लोगों के लिए क्या होगा? अनुपार्जित आय होने वाला है बच्चों। तो उम्मीद कर रहा हूं बच्चों इस सेशन के माध्यम से जो भी चीजें मैंने आप लोगों को बताई, जो आपको सामान्य अवधारणाएं बताई है ना, जो आपके लेखांकन की सामान्य मान्यता या अवधारणाएं थी उनके बारे में मैंने बता दी। लेखांकन की जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं थी उनके बारे में मैंने आप लोगों को बता दी, और साथ ही साथ आप लोगों को बताया गया बच्चों कि लेखांकन के आधार कौन कौन से हैं उसके बारे में बहुत ही सरल शब्दों में, आसान भाषा में समझ में आ गई होंगी। तो अगले सेशन के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता हूं बच्चों लेखांकन के प्रिंसिपल्स को। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और जय हिंद।